आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र के पृथ्वी की उत्पत्ति अध्याय का अध्ययन पिछले भाग में कराए गए अध्ययन से या किए गए अध्ययन से आगे हम लोग करेंगे। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्वारीय सिद्धांत से संबंधित अनेक संकल्पनाओं का अध्ययन हम लोगों ने किया था पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। सभी संकल्पनाएं शुरू में प्रारंभ में तो लगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है और यह पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समस्त प्रकार की व्याख्याओं को पूर्ण करती है। लेकिन जैसे जैसे आलोचनाएं प्रारंभ हुई वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती गईं, दोष बढ़ते गए और यह अमान्य करते हो गए। जो भी संकल्पना आई वो कुछ वर्षों तक तो प्रभावी थी, लेकिन आलोचनाओं के पश्चात उनमें संशोधन हुआ या उसे पूर्णतः अमान्य करार दे दिया गया। आज भी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है, क्योंकि पृथ्वी या सौरमंडल की बात करें तो करोड़ों वर्ष पुराना है। कोई एक पद्धति विकसित अभी तक नहीं हो पाई जो यह सिद्ध कर सके कि पृथ्वी की उत्पत्ति किन सिद्धांतों या किन नियमों के तहत हुई। अनेक विद्वानों ने अपने प्रयास किए, आज भी प्रयास चल रहे हैं। हाँ, यह उम्मीद की जा सकती है कि जो अभी इस समय अन्वेषण, खोज, शोध कार्य चल रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप आने वाले कुछ वर्षों में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कोई सर्वमान्य सिद्धांत विकसित हो जाए। आज हम लोग एक अन्य विद्वान ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना, जो कि ज्वारीय सिद्धांत के अंतर्गत ही है, का अध्ययन करेंगे। देखिए, श्मिट रूसी विद्वान थे। इन्होंने 1943 में कांट और लाप्लास के विचारों से प्रभावित होकर सौर परिवार की उत्पत्ति गैस व धूल के कणों से मानी। लेविन ने उनके विचारों को अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स में प्रस्तुत किया है। श्मिट के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी। देखिए, सूर्य और ग्रहों में जो कोणीय संवेग का अंतर पाया जाता है, इसे दूर करने के लिए ऑटो श्मिट महोदय ने पहले मान लिया कि सूर्य की उत्पत्ति पहले हो गई। इन्होंने यह नहीं माना कि सूर्य से ही अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई, क्योंकि यह मान लेने पर कि सूर्य से ही अन्य ग्रहों उपग्रहों की उत्पत्ति हुई तो इनमें यह विभेद, विशेषकर जो कोणीय संवेग के नियम का विभेद है, वो दूर हो जाएगा। अगर जिन लोगों ने यह माना अपने परिकल्पना में कि पृथ्वी की उत्पत्ति या सौर मंडल की उत्पत्ति सूर्य से हुई, वो बाद में अपने ही बनाए गए या जो नियम थे, नियम में यह है कि सूर्य का कोणीय संवेग कम होता है, ग्रहों का कोणीय संवेग अधिक है, उसको दूर नहीं कर पाए। आज भी या जितने भी सिद्धांत हैं, अगर यह मान लेंगे कि ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है तो समस्या जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य में कोणीय संवेग कम होता है और ग्रहों में कोणीय संवेग अधिक होता है। अगर सूर्य से ही यह ग्रह बने हैं या सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है तो दोनों में विभेद नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य का कोणीय संवेग कम है तो ग्रहों का भी कोणीय संवेग कम होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसीलिए कई विद्वानों के जो परिकल्पना थी या संकल्पना थी, उसमें एकमात्र अंत कमी या इनकी जो आलोचना सबसे अधिक हुई वह इसी बात पे हुई कि कोणीय संवेग का नियम जो कि सूर्य में है वो कम है और ग्रहों में अधिक है। जब अगर दोनों एक ही तत्व से बने हैं तो दोनों में कोणीय संवेग एक होना चाहिए।
तो ऑटो स्मिथ महोदय ने यह मान लिया कि सूर्य की उत्पत्ति अलग पदार्थों से हुई है और ग्रहों की या उपग्रहों की उत्पत्ति धूल कणों से हुई है। तो उनकी ये इस मान्यता अनुसार जो पहली आलोचना सबसे अधिक होती है सिद्धांतों की या परिकल्पनाओं की, कि कोणीय संवेग का नियम जो सूर्य के लिए अलग है और ग्रहों के लिए अलग है, वो दूर हो जाती है, क्योंकि दोनों डिफरेंट तत्वों से बने हैं। इसलिए उन्होंने पहले से ही मान लिया और यह मान लिया कि सूर्य ने गैस व धूल के बादल का अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा अपहरण कर लिया या अपने कक्षा में ले आए आकर्षण शक्ति से। इस प्रकार उन्होंने यह माना या उनके द्वारा यह बताया गया, सूर्य एवं ग्रहों की रचना भिन्न पदार्थों से हुई है। इस विचार से सूर्य व ग्रहों में द्रव्यमान तथा कोणीय संवेग की वितरण की समस्या का समाधान उन्होंने कर लिया। स्मिथ ने अनुमान लगाया, देखिए केवल अनुमान है, कि लगभग 600 करोड़ वर्ष पूर्व 600 करोड़ वर्ष पूर्व ग्रहों की रचना करने वाला पदार्थ परमाणुओं के रूप में विद्यमान था। ग्रहों की रचना करने वाला पदार्थ परमाणुओं के रूप में विद्यमान था। कालांतर में इन परमाणुओं से एक विशाल गैस व धूल के बादल की उत्पत्ति हुई। बाद में इन परमाणुओं से एक विशाल गैस व धूल के बादल की उत्पत्ति हुई। किसी प्रकार सूर्य ने गैस व धूल के बादल के एक भाग का अपहरण कर लिया, अपनी कक्षाओं में आकर्षण शक्ति द्वारा ले आया। सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति से, गुरुत्व शक्ति से इन गैस व धूल के बादल का एक भाग का अपहरण कर लिया। इस बादल के कण अनिश्चित मार्गों से सूर्य की परिक्रमा करने लगे, क्योंकि सूर्य की कक्षा में आ गए वो। सूर्य ने अपनी गुरुत्व शक्ति से, अपनी आकर्षण बल से इन बादलों का अपहरण कर लिया और ये बादल अनियमित मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। गैस कण हल्के होते हैं तथा प्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं, जिससे उनकी गति मंद नहीं पड़ती तथा वे परस्पर चिपककर घनीभूत नहीं हो पाते। परस्पर चिपककर घनीभूत नहीं हो पाते, इसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि धूल के कण सूर्य के आकर्षण शक्ति से अनियमित रूप से चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। बाद में धूल कण भारी व अधिक मात्रा में मौजूद थे, जो अप्रत्यास्थ थे, नॉन इलास्टिक रूप से टकराने के कारण परस्पर चिपक कर संगठित होने लगे तथा एक चपटी बिंब के रूप में बदल गए। देखिए, गैस के कण तो इसके चारों ओर चिपककर प्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं। गैस के कण हल्के होते हैं तथा प्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं, अतः इनकी गति मंद नहीं पड़ती तथा वे परस्पर चिपककर घनीभूत नहीं होते। और धूल कण भारी व अधिक मात्रा में मौजूद थे, जो अप्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण परस्पर चिपककर संगठित होने लगे तथा एक चपटी बिंब के रूप में बदल गए। इनके संगठित होने से ग्रहों के अपरिपक्व भ्रूण, एम्ब्रायो या ग्रहाणु बने, जिनको कि अगले स्लाइड में दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। फिर वे भ्रूण क्षुद्र ग्रह बने। उन जो भ्रूण बने थे, जिनसे जो कुछ संगठित होकर ग्रहों के अपरिपक्व भ्रूण बने, उन भ्रूण से क्षुद्र ग्रह बने। ये क्षुद्र ग्रह धूल द्वारा निर्मित डिस्क में विभिन्न मार्गों पर परिक्रमा कर रहे थे। छोटे अंगों को आकर्षित करके यह ग्रह क्रमशः बड़े होते गए तथा कालांतर में ग्रह बन गए। कालांतर में ग्रह बन गए।
जिसे कि आप इसमें देख सकते हैं। अपने जो दूसरा ये चित्र है, इस चित्र में देखिए आप, यहाँ पर ग्रहों के अपरिपक्व ग्रह जो भ्रूण हैं छोटे छोटे, वो लगातार बड़े होते गए और बड़े होकर ये क्षुद्र ग्रह बने और कालांतर में ये ग्रह बनते गए, अपने अंदर आत्मसात करते गए धूल कणों को, और ये कालांतर में क्षुद्र ग्रह धूल द्वारा निर्मित ये विभिन्न मार्गों पर ये गति कर रहे थे और इनसे ये ग्रह बन गए कालांतर में, जिसे कि अगले स्लाइड में दिखाया जाएगा। ग्रहों के रूप में घनीभूत होने के पश्चात शेष अपरिपक्व पदार्थ ग्रहों की परिक्रमा करने लगे। कुछ समय के बाद वह भी घनीभूत हुए तथा उनसे उपग्रहों की रचना हुई। इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। इसे आप देख सकते हैं कि छोटे अंगों को आकर्षित करके यह ग्रह क्रम से बड़े होते गए तथा कालांतर में ग्रह बन गए। इसे आप देख सकते हैं, कालांतर में बिल्कुल एक ग्रह से के रूप में निर्माण हो गया और ये नियमित कक्षा में पृथ्वी की या सूर्य की परिक्रमा करने लगे। जितने भी ग्रह हैं वो बन गए और सूर्य की परिक्रमा करने लगे। तो सिमिट महोदय ने सौर परिवार की उत्पत्ति की व्याख्या कई चीज़ों को ध्यान में रखकर किया। पहला, ये ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस व धूल के बादल से हुआ, जिससे सूर्य व ग्रहों के बीच कोणीय संवेग का अंतर होना स्वाभाविक है। और विभिन्न ग्रहों के कोणीय संवेग की भिन्नता को भी सिमिट ने गणितीय आधार पर प्रमाणित किया। और दूसरा, ग्रहों और सूर्य की रासायनिक रचना की भिन्नता तो स्पष्ट है ही, क्योंकि अलग अलग पदार्थों से बने थे। और ग्रहों की रचना में भी भिन्नता पाई जाती है। सूर्य के निकट भारी पदार्थ वाले ग्रह स्थित हैं तथा सूर्य से दूर हल्के पदार्थ से निर्मित ग्रह स्थित हैं। डिस्क का केंद्र सूर्य के निकट होने के कारण अधिक उष्ण था, जिससे भारी पदार्थों की रचना हुई, और सूर्य से दूर तस्तरी के किनारे पर कम तापमान के कारण हल्के गैसीय ग्रह बने। गैस व धूल कणों के परिमाण भिन्न होने के कारण उनका संगठन विभिन्न दूरियों पर हुआ। इससे ग्रहों के बीच दूरियों की भिन्नता भी स्पष्ट होती है। ग्रहों की वृत्ताकार कक्षा की व्याख्या करते हुए सी नामक विद्वान ने बताया है कि ग्रहों की रचना के पश्चात बची हुई गैस व धूल ने एक प्रतिरोधी माध्यम का कार्य किया। इस माध्यम से गुजरने पर ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार हो जाती हैं। इसकी आलोचना भी हुई सिद्धांत की। कई दोष थे इसमें। पहला, ये सिमिट ने अंतरिक्ष में गैस व धूल के बादल की उत्पत्ति पर प्रकाश नहीं डाला है, ये कैसे उपस्थित हुए, कैसे इनका निर्माण हुआ। और दूसरा, खगोलीय पिंडों के मध्य बहुत अधिक दूरियां पाई जाती हैं, गैस व धूल का बादल सूर्य के निकट कैसे आ गया। तीसरा, शिथिल गैस व धूल के बादल का सूर्य ने अपहरण क्यों किया एवं किस प्रकार किया, इसकी भी व्याख्या नहीं दे पाए। इन सब के बावजूद भी यह सिद्धांत काफ़ी हद तक मान्य है। जो मुख्य जो कमियां थीं उसे दूर करती है यह सिद्धांत, फिर भी अभी ये पूर्ण नहीं है। आप लोगों ने आज के ई लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले अंक में।